नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो है क्लोज रीडिंग को लेकर। एईसी का या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें आपको दो स्किल्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। जो रीडिंग वाला स्किल है उसमें क्लोज रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो आपका फर्स्ट यूनिट है। क्लोज रीडिंग क्या होती है, क्लोज रीडिंग कैसे कैजुअल रीडिंग से अलग होती है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं या स्ट्रेटेजीज होती हैं क्लोज रीडिंग को लेकर, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है या प्रैक्टिस के लिए जो पैराग्राफ्स हैं या और जो क्लोज रीडिंग को लेकर जितना भी आपको स्टफ चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लोज रीडिंग है उसको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। तो क्लोज रीडिंग में सबसे पहले देखते हैं कि क्लोज रीडिंग क्या है, व्हाट इज क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग एक बहुत ही केयरफुल तरीका है किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करने का। जब आप किसी भी टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, केयरफुली उसको स्टडी करते हैं, उसके हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजीज के द्वारा, तब हम उसे क्लोज रीडिंग कहते हैं। टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड स्ट्रक्चर, सिर्फ बात मीनिंग को समझने की नहीं है। मीनिंग आपको सीधा सीधा एकदम से समझ में नहीं आएगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कोई ऐसी रीडिंग करते हैं जब आप उसके स्ट्रक्चर के थ्रू, उसकी लैंग्वेज के थ्रू उस टेक्स्ट का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी रीडिंग को हम क्लोज रीडिंग कहते हैं। इट इज़ अ मेथड टू फाइंड हाउ लैंग्वेज एंड स्टाइल क्रिएट एन इफेक्ट, कि जो लैंग्वेज है, स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, कैसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से मिलकर एक मीनिंग जनरेशन की तरफ ले जाती हैं, कैसे मीनिंग जनरेट करती हैं और कैसे उसका इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर, उस टेक्स्ट का इफेक्ट जो है वो उसके हमारे ऊपर पड़ता है। इफेक्ट पड़ने का मतलब है कि कैसे हमें वो मीनिंग जो है वो समझ में आता है। ये जो तरीका है पढ़ने का, इसे हम क्लोज रीडिंग कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग अ टेक्स्ट बाई पेइंग क्लोज अटेंशन टू ऑल डिटेल्स। ये क्लोज अटेंशन वाली जो बात है, क्लोज अटेंशन का मतलब है आप छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हों, चाहे वो स्ट्रक्चर को लेकर हों, चाहे वो थीम्स को लेकर हों, चाहे वो फॉर्म को लेकर हों, चाहे वो फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर हों, उन सारी चीज़ों की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, उन हर एक डिटेल की तरफ ध्यान देकर जो पढ़ने का तरीका है उसे हम क्लोज रीडिंग कहते हैं। फ़र्क होता है कैजुअल रीडिंग और क्लोज रीडिंग में। जो कैजुअल रीडिंग होती है वो क्लोज रीडिंग से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो कैजुअल रीडिंग है वो जनरली हम या तो प्लेज़र के लिए पढ़ते हैं या कोई हम रैंडम इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ते हैं। जैसे हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में बहुत कम ऐसी आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। ऐसी रीडिंग को हम कैजुअल रीडिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह-सुबह जब हमारे पास न्यूज़पेपर आता है तो हम क्या करते हैं? उनकी हेडलाइन्स देखते हैं, ठीक है? या कोई ऐसी ऐसी न्यूज़ है जो हमें खुशी देती है, हमारे इंटरेस्ट की, जैसे स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ हो गई या कोई एंटरटेनमेंट को लेकर कोई न्यूज़ होगी। इसी तरीके से जो अलग-अलग जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इस तरीके की जो रैंडम इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ को पढ़ने का जो सब तरीका रहता है न्यूज़पेपर का, वो हम कैजुअल रीडिंग कहते हैं। दूसरी तरफ जो क्लोज़ रीडिंग है, क्लोज़ रीडिंग एक कॉन्शियस रीडिंग होती है। कॉन्शियस रीडिंग मीन्स आप जानबूझकर इस तरीके से पढ़ते हैं जहाँ पर आप हर चीज़ की तरफ ईच डिटेल, यू है ना, यू पे अटेंशन टुवर्ड्स ईच डिटेल। आप हर एक डिटेल की तरफ जो है वो अटेंशन पे करते हो और उसे समझने की कोशिश करते हो। तो कैजुअल रीडिंग क्या है? कैजुअल रीडिंग मोटे तौर पर वो रीडिंग है जिसमें आप मोटे-मोटे तौर पर चीज़ों को पढ़ते हो, समझते हो और अगर कोई बात समझ में आ जाती है तो ठीक है, क्योंकि आपको क्या चाहिए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ क्लोज़ रीडिंग जो है वो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो दी जाती है। तो अ, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको फैक्ट और ओपिनियन के बारे में भी पता होना चाहिए क्लोज रीडिंग में, क्योंकि क्लोज रीडिंग में ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपको ये चेक करना है कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो फैक्ट है या ओपिनियन है। अगर फैक्ट है तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो या तो सही होगी या गलत होगी। दिस कैन इधर बी ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स, समवेयर इन बिटवीन। या तो वो सही होगी या गलत होगी, या तो ये एक रियलिस्टिक अकाउंट जो है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, फैक्ट जो है। दूसरी तरफ जो ओपिनियन है, ओपिनियन का मतलब होता है कि राय देना किसी भी टॉपिक के बारे में। कोई क्या सोचता है, कैसा बिलीफ रखता है, उसकी क्या फीलिंग है या उसकी क्या जजमेंट है, जब वो अपनी पर्सनल ओपिनियन देता है, पर्सनल राय रखता है, तो उसे हम ओपिनियन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स वंस एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव। ये किसी एक पर्सन का एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव या उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसका इमोशन हो सकता है। ये फैक्ट होना जरूरी नहीं है, हो सकता है बाई चांस फैक्ट भी हो, लेकिन उसमें उस फैक्ट को लेकर किसी पर्सन की क्या राय है, क्या उसकी सोच है, उसे हम ओपिनियन कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एक लाइन आपको दे रखी है, द स्टोरी इज सेट इन दिल्ली। तो या तो दिल्ली में स्टोरी जो है वो सेट हुई है या नहीं हुई है, ये तो कहानी दिल्ली की है या नहीं है। तो दोनों केसेस में है चाहे नहीं है, तो वो दोनों केसेस में क्या है, वो एक
फैक्ट है। द विलेज हैड ओनली वन स्कूल एंड अ स्मॉल मार्केट, ये भी फैक्ट है क्योंकि इसे चेक किया जा सकता है या तो ये बात सच होगी या ये बात झूठ होगी। दूसरी तरफ जब ओपिनियन की बात आती है तो दिल्ली इज द मोस्ट एक्साइटिंग सिटी इन द वर्ल्ड। अब किसी के लिए एक्साइटिंग हो सकता है, किसी और के लिए एक्साइटिंग नहीं भी हो सकता है। तो जब कोई ये कहता है कि दिल्ली दिल्ली इज द मोस्ट एक्साइटिंग सिटी इन द वर्ल्ड, तो ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है, उसकी पर्सनल राय है जो वो सोच रखता है। द मूवी वॉज रियली बोरिंग। अब किसी को कोई मूवी बोरिंग लग सकती है, किसी को नहीं भी लग सकती है। द मूवी वॉज रियली बोरिंग इज अ पर्सनल ओपिनियन। सो फैक्ट और ओपिनियन इसलिए जरूरी है क्लोज रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग के, क्लोज रीडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप क्लोज रीडिंग देंगे किसी भी टेक्स्ट को, तब आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चीज को आप रीड कर रहे हो वो फैक्ट है या ओपिनियन है। अब क्लोज रीडिंग के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो इन्वॉल्व है, ये जानना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जब आप क्लोज रीडिंग करेंगे किसी भी टेक्स्ट की, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं क्लोज रीडिंग में। तो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्लोज रीडिंग, और व्हाट आर द स्ट्रेटजीज दैट आर एम्प्लॉयड इन क्लोज रीडिंग, और what are the important points that we should keep in mind when we are doing close reading or when we are closely reading a text। तो कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात है कि अटेंशन टू लैंग्वेज, लैंग्वेज की तरफ आपको ध्यान देना सबसे पहले कि लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज की तरफ ध्यान देने का मतलब है कि आपको ये देखना है कि वर्ड चॉइस क्या है। वर्ड चॉइस का मतलब है कि कौन से वर्ड को प्रेफरेंस दी गई है। देखिए, एक ही सिचुएशन में एक ही मीनिंग के लिए कई सारे वर्ड्स हैं जो यूज किए जा सकते हैं। अब राइटर ने उस टेक्स्ट को लिखते बार कौन से वर्ड को प्रेफरेंस दी है, ये भी ध्यान देखने वाली बात है। सिंटेक्स कैसा है? सिंटेक्स का मतलब है कि सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है या आइडियाज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कौन सी बात पहले हुई है, कौन सी बात बाद में हुई है, क्योंकि उससे भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज करी गई हैं? लिटरेरी डिवाइसेस मीन फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कौन कौन से यूज करे गए हैं, जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। मेटाफर है, इमेजरी है, सिंबलिज्म है, लिटरेशन है, कई सारे ऐसी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी टेक्स्ट को एनरिच करती हैं उसकी क्वालिटी में। तो उन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप क्लोजली किसी टेक्स्ट को रीड कर रहे हो तो आपको नोट मेकिंग वाला पार्ट जो है वो करना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो मेंटली अपने माइंड में, या फिर ऑन अ पेपर या किसी पेपर के ऊपर भी आप पॉइंट्स को लिख सकते हो। जो जो जरूरी बातें जैसे वर्ड चॉइस को लेकर है, सिंटेक्स को लेकर है, या जो लिटरेरी डिवाइसेस को लेकर जो आपके मन में आ रहा है, या तो आप उन्हें अपने माइंड में ध्यान में रख सकते हो, या फिर आप उन्हें किसी शीट के ऊपर या पेपर के ऊपर भी लिख सकते हो। इसे हम कहते हैं नोट मेकिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल, द कोल्ड विंड विस्पर्ड थ्रू द लॉनली ट्रीज एज द टायर्ड ट्रेवलर वॉकड स्लोली डाउन द एम्प्टी रोड। अब ये एक सेंटेंस है, जो कोल्ड विंड विस्पर्ड थ्रू द लॉनली ट्रीज। अब कोल्ड विंड विस्पर्ड थ्रू द लॉनली ट्रीज, और विस्परिंग हो रही है, वर्ड चॉइस की बात करेंगे। एज द टायर्ड ट्रेवलर वॉकड स्लोली डाउन द एम्प्टी रोड। अब ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को अगर हम क्लोज रीडिंग में लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, वर्ड चॉइस की बात करें तो कोल्ड, लोनली, टायर्ड, एम्पटी, ये सारे के सारे वर्ड जो एक सैडनेस को दिखा रहे हैं, एक सैड मूड को दिखा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से विस्परिंग है ना, प्यार से, ध्यान से, फुसफुसा के इस तरीके से बोलना, लाउडली नहीं बोलना। इसी तरीके से जो सिंटेक्स है, अगर हम उसमें एज वर्ड को देखते हैं तो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला, दो अलग अलग बातों को कनेक्ट करने वाला सेंटेंस जो है वो एज है, जिसका मतलब है कि जो इम्पैक्ट है वो बन रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिटरेरी डिवाइसेस की देखें तो पर्सोनिफिकेशन है, द कोल्ड विंड विस्पर्ड। यहाँ पे कोल्ड विंड जो है वो विस्परिंग कर रही है, उसको एक ह्यूमन एंटिटी की तरह जो है वो दिखाया गया है। इसी तरीके से एलिट्रेशन भी है, जैसे यहाँ पे विंड विस्पर्ड में है, या टायर्ड ट्रेवलर में हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। इमेजरी बहुत है, क्योंकि हर जो वर्ड है और उसके साथ जो एडजेक्टिव लगा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी आंखों के आगे या हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जा रही है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिस इम्पैक्ट की वजह से एक बहुत ही अलग तरह का मीनिंग जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। अगर हम ये सब क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि अगर हम लैंग्वेज की तरफ अटेंशन पे करते हैं क्लोज रीडिंग में, ये चीज तभी पॉसिबल होगा। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए देखा जाए, तो एक सिंपल सा सेंटेंस है जहाँ पे एक आदमी जो है वो स्लोली डाउन द एम्प्टी रोड की, वो वहां से रास्ते से जो है वो स्लोली जो है वो निकल रहा है। इसी तरीके से जो सेकंड स्ट्रेटेजी है दैट यू कैन एम्प्लॉय इज द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है, उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल है, कि क्या पहले हुआ है, क्या बाद में हुआ है, इस तरीके का जो उसके लिए जो अलग अलग नैरेटिव टेक्निक्स जो हैं वो राइटर ने, ऑथर ने या नरेटर ने यूज करी हैं, उन सबको कंसीडर करना और उनको समझने की कोशिश करना इज द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? जो कि रेकरिंग थीम्स है,
कौन कौन सी थीम्स है जो बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन कौन से मोटिव्स हैं या कौन कौन सी फ्रेजेज हैं जो रिपीटेडली यूज हो रही हैं। और वो रिपीटेडली यूज होने से, उन थीम्स के यूज होने से, जैसे अलग कोई टेक्स्ट है उसमें कई सारे पैराग्राफ्स हैं, लेकिन कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें कुछ बातें बार बार रिपीट हो रही हैं या एक ही लाइन एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं उनको भी नोट डाउन करने की जरूरत होती है। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि जो राइटर है या जो ऑथर है, उसकी जो अप्रोच है, उस टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक के बारे में वो लिख रहा है, बता रहा है, उस टॉपिक को लेकर उसकी जो अप्रोच है, वो बैलेंस्ड है या बायस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब कि क्या उसने सारी बातों को नॉर्मल तरीके से लिखा है या किसी एक पक्ष को लेकर, किसी एक एस्पेक्ट को लेकर जो उसका रुझान है, उसकी जो इंक्लिनेशन है, उसकी जो सोच है, वो थोड़ी-सी पर्सनल ज़्यादा है और बाकियों की तरफ उसने कम ध्यान दिया है। ऐसे व्यू व्यू को हम बायस्ड व्यू कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई बायस्ड व्यू है अगर, तो वो भी आपको ध्यान में यहाँ पे समझना है स्ट्रक्चर को, जब आपने समझने की कोशिश करनी है सेकंड पॉइंट में। जैसे एग्जामिनिंग एविडेंस और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन राइटर ने वहां पे प्रोवाइड की है, उसका सोर्स क्या है, कितनी सही है, वो जहां से वो मटेरियल लिया गया है, जहां से वो बात की गई है, जिस चीज का रेफरेंस उसने दिया है, वो कितना सही है। वो जो एविडेंस या एग्जाम्पल उसने दिया है, जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करी है, उसको एग्जामिन करना भी जरूरी है कि क्या वो सही है या गलत है। क्या ऐसा कहीं और राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा सुन रखा है हमने या इसके बिल्कुल विपरीत या उल्टा हमने सुन रखा है। इन सारी चीज़ों को समझना भी किसी टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पे एक पैरा है। रवि सैट ऑन द ओल्ड बेंच नियर द लेक वॉचिंग द बर्ड्स फ्लाई होम। द स्काई टर्न्ड ऑरेंज एंड पिंक as the sun went down. He thought about his childhood and the friends he had lost. The calm water seemed to tell him that life always moves forward. तो आप यहाँ एक इस वीडियो को पॉज करके आप इस पैराग्राफ को एक दो तीन बार पढ़ सकते हैं और जो हमने स्टेप्स किए हैं लैंग्वेज को समझना या उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसी हिसाब से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार एनालाइज करके देखते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें आप देखिए जो फॉर्म की अगर हम बात करें, तो फॉर्म ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव प्रोज है। एक तो प्रोज में लिखा गया है, दूसरा ये शॉर्ट है, एक सिंगल पैराग्राफ है जिसमें 3-4 सेंटेंसेस हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि ये एक किसी इवेंट को, किसी बात को डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोज क्या होता है, फंक्शनल प्रोज क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आने वाले टाइम में कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन में वीडियोस मिलेंगे, वहाँ हम इसको डिटेल में करेंगे। लेकिन ये एक डिस्क्रिप्टिव प्रोज है जो कि एक रिफ्लेक्टिव मूवमेंट को दिखा रहा है। रिफ्लेक्टिव मूवमेंट मीन्स जो रवि है यहाँ पे, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पास्ट के, जो उसका टाइम रहा है, उसका जो समय जो पास्ट में उसने गुजारा है, उसके बारे में सोच रहा है। ऐसे ऐसे मूड को या ऐसी मूवमेंट को हम रिफ्लेक्टिव मूवमेंट कहते हैं। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, पैराग्राफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो फॉर्म है, दैट बिगिंस विद द सेटिंग। स्टार्टिंग में एक सेटिंग है कि रवि क्या है, एक बेंच पे बैठा हुआ है। उसके बाद मूव्स ऑन टू ऑब्जर्वेशन, फिर वो चीज़ों को देखता है, प्रकृति में होने वाली जो अलग अलग घटनाएं हैं, बर्ड्स हैं जो घर की तरफ जा रहे हैं या सूरज जो है वो छुप रहा है, आसमान का कलर कैसे पिंक हो रहा है, रेड हो रहा है ना, इस तरीके से। देन मेमोरी, है ना, फिर वो चाइल्डहुड, उन सारा वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो सीन बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, वो सारा का सारा उसे अपने बचपन की बातों को सोचने के लिए मजबूर करता है। देन देयर इज मेमोरी, और लास्ट में इट एंड्स विद रिफ्लेक्शन। और कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे वो अपने आप को चीज़ों के लिए तैयार करता है, अपने आप को समझाता है इस बात को लेके कि ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है आगे, कुछ भी किसी के समय के साथ या कुछ भी किसी समय पर जो है वो रुकता नहीं है, टाइम फ्लो करता रहता है और ऐसे ही जीवन जो है वो आगे चला रहता है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि पैराग्राफ के लास्ट में एक चीज़ को थोड़ा-सा फिलोसोफाइज़ किया गया है, थोड़ा-सा फिलोसॉफिकल एंगल से जो है वो उसको डिस्क्राइब किया गया है। और लास्ट में जो अगर नैरेटिव टेक्निक की बात करें, तो इमेजरी यूज़ की गई है, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, और भी अगर आप क्लोज़ली इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी और भी टेक्निकल या डिवाइसेज़ या फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है फोकस ऑन ऑन मीनिंग। आपने स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर लिया, आपने लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर लिया, अब मीनिंग का मतलब है कि वो कहना क्या चाहता है। अनपैकिंग थीम्स, व्हाट इज द आइडिया दैट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट थ्रू दैट टेक्स्ट, है ना। द आर्ग्यूमेंट्स दैट ही हैज मेड, जो जो आर्ग्यूमेंट्स उसने फेवर या अगेंस्ट में दे रखे हैं, एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक पैसेज और एलिमेंट्स, और कुछ बातें जो उसने वहां पे डिटेल करी हुई हैं,
उनकी कितनी ज़रूरत है या कितनी ज़रूरत नहीं है, या वो हमें क्या बता रही हैं। ये जो मीनिंग जनरेशन वाला पार्ट है, इसको भी हम साथ-साथ देखेंगे। इससे क्या है, क्या करेंगे आप, कंसीडरिंग द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, सोशल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, साइंटिफिक है, आर्गुमेंटेटिव है, कुछ भी जो भी जिस तरीके से जिस कॉन्टेक्स्ट में उस टेक्स्ट को लिखा गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब हम उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसको समझेंगे तो हमें हमारे पास जो राइटर की लिखी हुई बात है उसको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे यही पैराग्राफ था जो हमारे पास, रवि वाला जो पैराग्राफ था, इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग के लिए समझने की कोशिश करते हैं तो थीम्स देखें तो एक मेमोरी वाली थीम है कि वो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को याद करके, है ना, लॉस एंड एक्सेप्टेंस है ना, वो देखता है कि कैसे उसके पुराने दोस्त जो हैं, पुराना समय चला गया, वो समय भी नहीं रहा है, दोस्त भी जो है पुराने अब उसी तरीके से जैसे जनरली होता है वैसे, लेकिन वो साथ में सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो ये एक थीम हमें डेवलप होती हुई दिखती है जहाँ पर रवि उसके साथ हुई सारे वाक़यात, जितनी भी घटनाएँ उसके साथ हुई हैं, ये जो पास्ट में उसके जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है प्रकृति के बीच में। आर्गुमेंट बिल्ड करता है, जैसे पीस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द चेंज। अब ये एक आर्गुमेंट है कि जो हार्मनी है, जो पीस है, शांति है, जो मानसिक शांति है, वो कब आती है, व्हेन वी एक्सेप्ट द चेंज। कि जब तक हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम अपने मन को शांत नहीं रख पाते। तो ये एक फिलोसॉफिकल आइडिया जो इस पैराग्राफ के थ्रू जनरेट हुआ है, जिसे हम एक थीम के रूप में डेवलप होता हुआ देख सकते हैं, जहां रवि इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई जो समय है वो चलता रहता है और समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं और हमें उन बदलावों को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये एक ऐसा आर्गुमेंट बिल्ड हो रहा है जो हमें वो मेमोरी और लॉस और एक्सेप्टेंस वाली थीम की तरफ खासकर जो है वो लेके जा रहा है। इसी तरीके से अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ कोई पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, यहाँ कोई फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हार्मनी है बिटवीन बिटवीन द आउटर वर्ल्ड एंड द इनर फीलिंग्स, कि इंसान की जो अंदर की फीलिंग्स है और बाहर जो प्रकृति का जो सारा सिस्टम है, उन दोनों के बीच की जो हार्मनी यहाँ पर दिखाई गई है, वो कहीं ना कहीं पर सोशल, कल्चरल, या आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट में उस तरीके को प्रेजेंट किया, उन बातों को जो है वो प्रेजेंट किया गया है। इसी इन्हीं स्ट्रेटजीज में नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो एम्प्लॉय की जाती है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डिटेल्स। अब किसी भी टेक्स्ट में, पैराग्राफ में या किसी भी दी हुए ऐसे में बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। उनमें से हर एक जो डिटेल है उनको सही तरीके से उस कॉन्टेक्स्ट में सही मीनिंग के साथ उनको इंटरप्रेट करना इज द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। सो ऑब्जर्विंग हाउ स्मॉल डिटेल्स कंट्रीब्यूट टू द टेक्स्ट लार्जर मीनिंग और इफेक्ट्स। कि देखिए, बहुत किसी टेक्स्ट में बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं या किसी टेक्स्ट में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। तो कैसे हर एक लाइन या हर एक पैराग्राफ मिलकर जो बड़ी थीम डेवलप हो रही है, जो ओवरऑल या कंप्लीट मीनिंग जो उस टेक्स्ट का जनरेट हो रहा है, कैसे हर एक डिटेल, हर एक बात, है ना, कैसे हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक सेंटेंस, हर एक पैसेज उस मेन थीम की तरफ किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब समझने की कोशिश करना जो है वो नेक्स्ट स्टेप है क्लोज रीडिंग में। जैसे जैसे इसी इसी पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो वी कैन सी दैट हाउ डिफरेंट डिटेल्स, कि जैसे है ना, प्रकृति की डिटेल है, नेचर में क्या हो रहा है, पानी कैसा है, रास्ता कैसा है, जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ पर माहौल कैसा है, शांति है कैसे, और कैसे उसका मूड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे ये सारी डिटेल्स एक चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो जो उसकी रियलाइजेशन रियलाइजेशन बाय रवि दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट लॉस, कि है ना, जिंदगी में हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, समय जब चेंज होता है तो ज़िंदगी जो है वो उस समय के साथ आगे बढ़ती रहती है। ये जो रियलाइज़ेशन वाला आइडिया है, हम देखते हैं कि सारे सेंटेंसेस, सारी बातें कहीं न कहीं पर उसी तरफ इशारा जो है वो कर रही हैं। सो ह अगर आप छोटी-छोटी बातों के डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि हर एक बात जो रवि का मूड है, उस मूड के साथ कहीं न कहीं पर मैच कर रही हैं। एक बार स्ट्रेटजीज को समझने के बाद हमें ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोज रीडिंग, व्हाई कैजुअल रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट। कि क्या पर्पस है क्लोज रीडिंग का, क्यों हमें क्लोज रीडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट डीपली। अगर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी एस्से को, किसी भी दिए गए नैरेटिव को अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, पूरा उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, तो आपको उसका डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे इसकी थीम्स क्या हैं, आइडियाज क्या हैं, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसका जो ओवरऑल मीनिंग है, अगर आपने उसको समझना है, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू क्लोज रीडिंग। इसके अलावा अप्रिशिएटिंग लैंग्वेज एंड स्टाइल। अब ये भी जरूर, क्योंकि ये चीजें, ये बातें खासकर
लिटरेचर के एस्पेक्ट में आती हैं। हम किसी टेक्स्ट को इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम उसके लैंग्वेज और स्टाइल को अप्रिशिएट कर सकें कि कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, उसका स्टाइल कैसा है। जैसे हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, शेक्सपियर की बात करते हैं, ऐसे जो बड़े बड़े जो रिनाउंड राइटर्स हैं, जब हम उनकी उनकी राइटिंग्स को देखते हैं तो उनका लैंग्वेज है ना, उनकी जो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ है या उनके वर्क्स का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्यों अच्छा? क्योंकि जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें हमें पता चलता है कि उनका जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। और ये सब कब पॉसिबल हो पाता है? ये कैजुअल रीडिंग से पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ क्लोज रीडिंग से। तो क्लोज रीडिंग का एक ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग लेयर्स ऑफ मीनिंग, अब ये भी जरूरी है क्योंकि किसी भी टेक्स्ट का एक मीनिंग जो हमें कैजुअल रीडिंग से मिलता है वो उसका ऊपर ऊपर वाला या एक सरफेस मीनिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप उसका डीप मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि उसके जो लेयर्स हैं मीनिंग्स की, एक मीनिंग, दूसरा मीनिंग, तीसरा, है ना, उसके उसके कॉनोटेटिव मीनिंग, उसके इवोकेटिव मीनिंग, उसके इमोटिव मीनिंग, उसके रेफरेंसिंग, जो उसके रेफरेंसेस में जो मीनिंग्स आ रहे हैं, उन सब मीनिंग्स को समझने के लिए, है ना, कई सारे टेक्निकल डिवाइसेस, सिंबल्स हैं या अलग अलग चीज़ों के बातों को कनेक्ट करके जो मीनिंग्स निकलते हैं, अलग अलग लेयर्स निकलती हैं मीनिंग्स की या डीपर मीनिंग्स निकलते हैं, उन सबको समझने के लिए क्लोज रीडिंग जरूरी है। इसके अलावा डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के जो जो आपका स्किल है उसको डेवलप करना चाहते हैं, आप चीज़ों के बारे में गहराई से सोचकर उनको समझना चाहने की क्वालिटी अगर आपने अपने अंदर करना चाहते हो तो डिफरेंट टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग के थ्रू समझकर आप अपनी इस क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को या इस स्किल को जो है वो आप डेवलप कर सकते हो। जैसे द चॉइसेस द ऑथर मेड एंड कंसीडर हाउ दे शेप द रीडर्स एक्सपीरियंस, कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी थीम्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको राइटर ने फॉलो किया है, जो रीडर के रीडिंग में कहीं ना कहीं पर एक सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो आपके एबिलिटी है चीज़ों को समझने की, क्रिटिकली अंडरस्टैंड करने की, वो एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती है। इसके अलावा इंटरप्रेटिंग कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, अब कोई सारी टेक्स्ट ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक सिंगल रीडिंग में या कैजुअल रीडिंग में समझ ही नहीं सकते। कई सारे ऐसे एसेज होते हैं, खासकर रिसर्च पेपर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिंगल रीडिंग में नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको डीप रीडिंग या क्लोज रीडिंग बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत चैलेंज रहता है इस चीज़ के लिए क्योंकि बहुत सारी एम्बिग्विटीज रहती हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते, आप एक ओवरऑल रीडिंग देके या उस चीज़ को नहीं समझ सकते। इसके लिए क्लोज रीडिंग एक सबसे अच्छा तरीका रहता है। एंड एंगेजिंग विद द टेक्स्ट, अब ये भी जब आप क्लोज रीडिंग करते हैं तो आपका और टेक्स्ट का एक ऐसी एंगेजमेंट बनती है, एक ऐसा रिश्ता बनता है कि जब आप बार बार पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, तो वो टेक्स्ट अपने आप ही आपको कुछ मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करने शुरू कर देती है। दिस इज दिस देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू सम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दैट टेक्स्ट। एक कनेक्शन जो है वो और रीडर और टेक्स्ट के बीच में बन जाता है। तो ये था क्लोज रीडिंग के बारे में। क्लोज रीडिंग क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हो, समरी राइटिंग हो या एसे राइटिंग हो या किसी भी जो राइटिंग वाले स्किल्स में, खासकर आपको सबसे पहले रीडिंग वाला स्किल जो है वो एक्वायर करना पड़ेगा राइटिंग से पहले। क्योंकि रीडिंग वाले स्किल से क्या होगा कि जब आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपके अंदर वो लिखने की क्वालिटी जो है वो पैदा होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यहाँ जो क्लोज रीडिंग को लेकर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, डेफिनेशंस हैं या जो यूनिवर्सिटी स्टाइल क्वेश्चंस हैं, वो सारा मटेरियल जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के बारे में रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।